पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने अलर्ट कर दिया है। ईरान के पास खतरे में अमेरिकी बेस है। ईरान के आसपास 35 अमेरिकी बेस है। तो देखिए आंच इस हमले की अमेरिका तक पहुंचेगी और ईरान के पास खतरे में इस वक्त अमेरिकी बेस है। ये बेस अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 ऐसे बेस हैं जिस पर ईरान की नजर है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हंगरी ने की इजराइल पर हमले की निंदा। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है। इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। तो कुल मिलाकर अब अलग अलग देशों का जो रुख है वो भी सामने आ रहा है और जबरदस्त खेमे बंदी अब इस हमले के बाद एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों के बीच नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, पोलैंड की अमेरिका से अपील। यूक्रेन के लिए सैन्य मदद बढ़ाने की अपील की गई है पोलैंड अब इसमें आ रहा है सामने और अमेरिका से ये अपील की गई है, अर्जी की गई है कि यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाई जानी चाहिए। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने किया है दावा, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। ईरान पर हर हमले का हम जवाब देंगे, ये IRGC की तरफ से कहा गया है, हुसैन सलामी की तरफ से ये कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, स्काई न्यूज अरेबिया के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पेंटागन को हमले की खबर थी। पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, यूएस ने इजराइल को पलटवार न करने को कहा। यूएस, यूके, फ्रांस की सेना का मिला है साथ, ये इजराइल का कहना है। और देखिए ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब देना जरूरी था, ये कह दिया ईरान ने। यानी बताया है कि यह हमला क्यों किया गया। 1 अप्रैल को जिस तरह से दूतावास को निशाना बनाया गया उसका यह जवाब था। हमला हुआ तो और करारा जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के पूर्व खुफिया प्रमुख की सलाह सामने आई है, ईरान पर हमला न करे इजराइल। ये कहना है पूर्व मोसाद प्रमुख ने, ये कहा है कि मैं ईरानी हमले का जवाब देने की सलाह नहीं देता। और इस बीच सीरिया में भी लगातार जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं। सीरिया के दमिश्क में गिरी है ईरानी मिसाइल। दमिश्क में गिरी ईरानी मिसाइल की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, दमिश्क की ये तस्वीर है जहां पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को मार गिराया। ईरान ने इजराइल पर दागी थी ये मिसाइल। और इस बीच ईरान के साथ कई मुस्लिम देश आते नजर आ रहे हैं। ये मुस्लिम देश कौन कौन से हैं? ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन इस वक्त आ चुके हैं। इराक भी ईरान की मदद कर रहा है। जॉर्डन भी इजराइल की मदद कर रहा है। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलें गिराई हैं। तो ईरान वर्सेस इजराइल, कौन किस पर भारी है या कौन किसके साथ है? देखिए अब अलग अलग मुल्क किस किस के साथ हैं आप देख लीजिए। इजराइल एक तरफ है, इस तरफ ईरान है। इजराइल के साथ अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जॉर्डन है। और ईरान के साथ लेबनान है, सीरिया है, यमन है, इराक है। तो ये 2 खेमे अलग अलग साफ दिखाई दे रहे हैं। इस अटैक के बाद और ज्यादा जरूरी बात ये हो जाती है कि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र ने यूएस को अपना बेस इस्तेमाल करने से रोका है। ये जरूरी बात है। संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे, ये भी बात निकल कर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में बहल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए हमने बहुत प्रिसाइजली ये बता दिया है कि इजराइल के साथ कौन से मुल्क खड़े हुए हैं और ईरान के साथ कौन है, कौन किस पर कितना भारी है, किसकी शक्ति ज्यादा है, ये भी हम दर्शकों को बता ही रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या आगे किस मकसद से बढ़ रहे हैं ईरान और इजराइल? क्या वो चाहते हैं कि बाकी मुल्क भी कूदें इस युद्ध में? इजराइल के पास कोई रास्ता रह नहीं गया है कि वो इसको एस्केलेट करे, लेकिन जो प्रेशर अमेरिका बना रहा है और वेस्टर्न नेशंस बना रहे हैं कि रिटेलिएट ना करें, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि इसकी जो डायनामिक्स होगी, एस्केलेशन डायनामिक्स, उसमें पूरा का पूरा गल्फ रीजन और साथ में यूरोप के कुछ कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये हो और दूसरे देश भी नहीं चाहते। अमेरिका रशिया, यूक्रेन, इंडो पैसिफिक
और मिडिल ईस्ट के अंदर फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल अटैक करे या रिटेलिएट करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल रुकेगा, क्योंकि नेतन्याहू के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो ये एस्केलेट तो होगा ये। और दूसरी बात है, फायदा सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा फायदा रशिया और चीन को हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं घिर रहे थे। कुछ दिन पहले अमेरिका ने वार्निंग दी थी चाइना को कि इंडो पैसिफिक में किसी भी देश, खासकर फिलीपींस के ऊपर अगर वो कुछ भी करता है तो वो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं रशिया और चीन के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि ईरान जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अस्थाना साहब, इस वक्त दुनिया इस बात को लेकर भी चिंतित है कि अंजाम क्या होगा। न्यूक्लियर वॉर तो नहीं छिड़ जाएगी, परमाणु हमला तो नहीं हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जा सकता है। खबर यह भी है कि ईरान परमाणु संपन्न देश खुद को बना चुका है। ऐसे में बड़े विध्वंसकारी हालात हो सकते हैं फिर तो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला होता है तो उस हालत में जो सिचुएशन है वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और नेतन्याहू तो अपनी तरफ से उनको पता है कि जिस दिन लड़ाई बंद हुई उनकी कुर्सी चली जाएगी। वो इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल के लोग खुद नेतन्याहू को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक ये कहानी चलती रहेगी। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर लड़ाई का सवाल है, मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर एक रेड लाइन अमेरिका भी देगा इजराइल को, क्योंकि सर मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, समय बहुत कम है। जल्दी से रिएक्शन सुमित आपसे लूंगी। इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है कि इजराइल कब तक हमला कर सकता है ईरान पर? देखिए, वॉर कैबिनेट में कई चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी तक इजराइल ये नहीं बता रहा कि आखिरकार वो करना क्या चाहता। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इजराइल ये देखना चाहता है कि अगर वो रिटेलिएट करता है तो फिर उसके रेप्लिकेशंस क्या होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर ईरान रुकने वाला है। ये एक कदम बढ़ने वाली बात है, हर कदम बढ़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पर अमेरिका उसका साथ कहाँ तक दे सकता है, और ये सारी चीज़ें तब तय होंगी जब अमेरिका की बात जो है वो G7 देशों के साथ हो जाएगी, उनकी सहमति मिल जाएगी, या उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भी तैयार है सपोर्ट करने के लिए। तभी ये चीज़ें खुलकर सामने आ पाएगी।